अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद इनाम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी साइकोलॉजी के लिए है और आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसकी इमर्जेंस कैसे हुई और किस तरह से ये डिफरेंट फेजेस से गुजरती हुई, जिसको हमने साइकोलॉजी एज अ साइंस की बात की। तो हमने पहले पढ़ा भी है कि साइकोलॉजी जो है वो टू ग्रीक वर्ड साइकी और लोगास से मिलकर बना है। साइकी का मतलब ज़ात, नफ्स और रूह है, लोगास के मतलब इल्म है। तो शुरू में साइकोलॉजी को जब डिफाइन किया गया तो कहा गया जी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, कि नफ्सियात जो है वो रूह का इल्म है। और उस डेफिनेशन के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी आए और इसमें मुस्लिम कॉन्सेप्ट भी हैं और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी हैं। मुस्लिम कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इस्लाम के अंदर जो रूह का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है। रूह को बड़ा पाकीदा कहा गया। इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह वापस अल्लाह ताला की तरफ चली जाती है और इंसान का जो जिस्म होता है वो बेजारो मददगार हो जाता है। और इस्लाम में जो रूह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको बड़े पॉजिटिव मैनर्स में डिफ़ाइन भी किया गया। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे और वो स्पेशली पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ग्रीक लोग थे उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल जब कहा तो किस तरह डिफाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथागोरस, जिसे हम लोग फिथागोरस भी कहते हैं। तो उसने डिफाइन किया कि बॉडी इज अ प्रिजन ऑफ सोल, कि जो जिस्म होता है वो रूह के लिए कैद की तरह होता है। और फिथागोरस ने ये कहा था कि जब इंसान मर जाता है तो रूह जिस्म से निकल जाती है और वो आज़ादाना घूमती है। और आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल सोल बिकम फ्री रोम एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स विल, कि यानी रूह जो होती है वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती रहती है, क्योंकि जिस्म जो होता है रूह के लिए कैद खाने की तरह होता है। उसके बाद सोक्रेट्स जो था हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइक। तो जो वर्ड साइक है इसे साइक भी बोलते हैं और साइकी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि साइक जो वर्ड है ये रूह के लिए यूज़ किया जाता है। और स्पेशली इसने ये भी डिफाइन किया था कि बॉडी इज ग्रेटर दैन सोल, कि जिस्म जो होता है वो रूह से बेहतर होता है। उसके बाद प्लेटो था, हिज ओपिनियन दैट सोल एंड बॉडी आर सेपरेट सिस्टम। अफलातून ने रूह को और जिस्म को दोनों को अलहदा करार दिया। बोथ रिमेन एक्टिव टिल द लास्ट ब्रीथ। उसने ये भी कहा था कि दोनों जो होते हैं वो अपनी आखिरी मोमेंट तक एक्टिवेट और काम करते रहते हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट आया। प्लेटो की ओपिनियन दैट सोल एंड बॉडी आर सेपरेट सिस्टम, ये पहले भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। और उसके बाद एरिस्टोटल ने अपनी जो बुक लिखी थी डी एनिमा, विच कंसिडर द फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी, जिसे हम साइकोलॉजी में पहली किताब भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं तो आपको बात बताता चलूँ कि जब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया तो आपको याद होगा कि इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट है कि इफ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, कि अगर नफ्सियात जो है वो साइंस है तो साइंस पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। और आपको पता है कि साइंस उस चीज़ को साइंस मानती है जिसे देखा जा सकता है, जिसे हम टेंजिबल कहते हैं, ठीक है, जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो साइकोलॉजी को जब एज अ साइंस ऑफ सोल कहा गया तो उसे रिजेक्ट इस बेस पर किया गया क्योंकि सोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किए जा सकते। सोल ना नजर आने वाली चीज़ है। सोल जो है वो बेसिकली उन्होंने कहा जी कि इमॉर्टल है, इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल के रूप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। तो उन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल जो डेफिनेशन थी उसे रिजेक्ट किया गया। तो जो सेकंड डेफिनेशन आई वो थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, के नफ्सियात जो है वो जहन का इल्म है। और विलियम जेम्स ने 1892 में इसको साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस का नाम दिया। अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड की बात करेंगे तो माइंड की भी वही इस्तेलाह है जिसका रूह को डिफाइन किया गया, और माइंड भी बेसिकली ना नजर आने वाली चीज़ है। अब माइंड के ऊपर आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किए जा सकते, और जो मॉडर्न साइकोलॉजी थी उसने मेंटल प्रोसेस और एक्सप्रेशन इन बिहेवियर को डिफाइन किया कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी जब एज अ साइंस ऑफ माइंड की बात की गई तो इसके ऊपर जो डिस्कशन हुई और जो क्रिटिसिज्म हुआ वो ये हुआ कि अगर हम लोग साइकोलॉजी को माइंड की साइंस मान लें, डेफिनेटली इंसान की सोचें माइंड में आती हैं, यहाँ से वो डिस्कशन भी कर रहा होता है। जैसा मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड की पैदावार हैं और यहाँ से ही प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब माइंड को अगर हम डिफाइन करें आगे तो इसके आगे तीन पार्ट होते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस हम उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो इसे मैं कॉन्शियस कह सकता हूं, जिसे हम उर्दू में शऊर कहते हैं। सब कॉन्शियस क्या होता है, इसे हम तहत शऊर कहते हैं। तो सब कॉन्शियस बेसिकली कॉन्शियस के साथ एक मिली हुई
एक अटैच होता है। यानी आप ये कह लें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी कल दोपहर को आपने क्या खाया था, और आप थोड़ा सा सोचने के बाद जब उसको डिफाइन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सब कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, दोनों आप में जुड़े हुए हैं, दोनों का आपस में ताल्लुक होता है, और थोड़ी सी कोशिश के बाद हम सब कॉन्शियस की चीज़ें कॉन्शियस में ला सकते हैं। लेकिन तीसरा जो पहलू है उसे हम कहते हैं जी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो होता है उसे हम कहते हैं लाशऊर, और अरबी में लाशऊर अरबी का लफ्ज़ है, तो ला का मतलब होता है नहीं पता। यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जो चीज़ें होती हैं उन्हें दोहराया जा सकता है, उन्हें रिपीट किया जा सकता है, लेकिन जो अनकॉन्शियस में होता है उसे रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम साइकोलॉजी के अंदर कह लें कि डिफरेंट प्रोसेस है जिनके थ्रू हम लोग अनकॉन्शियस से कुछ चीज़ें कॉन्शियस में ला सकते हैं, जिसमें आपने हिप्नोसिस का तरीका सुना होगा, तो उसके अंदर चीज़ों को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन हुई साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, दूसरी डेफिनेशन हुई साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, कि नफ्सियात जो है वो जहन का इल्म है। तो इसके अंदर जब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस को डिफाइन किया गया, और उसके बाद जब ये कहा गया कि साइकोलॉजी को दिमाग की साइंस मान लिया जाए, तो फिर उसके ऊपर वही क्रिटिसिज्म हुआ जो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल पे हुआ। तो नफ्सियात दानों ने, और स्पेशली जो साइंटिफिक लोग थे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम साइकोलॉजी को नफ्सियात मान लें, और फिर आपने कहा कि जहन है, तो जहन कहाँ पे है, इसको तो हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। आपकी सोचें जहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं हम उसे जहन कहते हैं। तो फिर एक और जो है डिबेट भी हुई कि माइंड और ब्रेन की किस तरह आई। तो माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, जहाँ पर सोचें आती हैं उसे हम माइंड कहते हैं। तो ब्रेन इज बेसिकली एक्सटर्नल स्कल, ब्रेन ने दिमाग को कवर किया होता है। ठीक है, ब्रेन ने दिमाग को, ऊपर जो हमारा आउटर शेल है ये ब्रेन है। तो सोचें आपकी जो स्पेशली माइंड के अंदर आती हैं, ब्रेन के अंदर नहीं आती। तो जब ये कहा गया साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड, तो फिर इसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि माइंड को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना माइंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जी फिर थर्ड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी आ गई, और उसे कहा गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि नफ्सियात जो है वो शऊर का इल्म है। और इस पे भी 1884 में जेम्स सुले ने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। यानी इनर वर्ल्ड क्या है, ये आपकी अंदर की सोचों को डिफाइन करने जा रहा होता है। और एज डिस्टिंक्शन फ्रॉम फिजिकल साइंस विच स्टडी द फिजिकल फिनोमेना, साइकोलॉजी इनर की बात करती है, साइकोलॉजी सोल की बात करती है, साइकोलॉजी माइंड की बात करती है। साइकोलॉजी ने कॉन्शियस की इस्लाह को डिफाइन किया, और 1892 में विलियम बॉन्ड जो था उसने डिफाइन किया साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे ज़ाती तजुर्बात होते हैं उनको उन्होंने इंटरनल एक्सपीरियंसेस की बात की, और उन्हें कॉन्शियस की बात की। अब कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस आपकी एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है, आपके इनर एक्सपीरियंस होते हैं, और आप हर बंदा अपने इनर के बारे में बेहतर तौर पर जान सकता है। अब फर्दर उन्होंने इसको डिफाइन किया कि साइकोलॉजी इज बेसिकली मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एज स्पिरिचुअल सब्सटेंस। सम साइकोलॉजिस्ट पार्टिकुलरली द स्ट्रक्चरलिस्ट डिफाइन ह्यूमन माइंड एज द सम टोटल ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। यानी आपके शऊर का वो एक्सपीरियंस जिसे आप जानते हो, जब उन्हें आप इकट्ठा कर लेते हो तो वो आप क्या सम टोटल ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाता है। तो जब साइकोलॉजी के अंदर साइंस ऑफ कॉन्शियस के ऊपर डिस्कशन हुई और इस पर डिबेट होना शुरू हुई, तो इसके अंदर भी इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि कॉन्शियस जो है ये भी ना नजर आने वाली चीज़ है। और उसके बाद जो एक इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई वो थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, कि यानी अगर हम ये बात करें तो शौरी सोचें तो लगातार आती रहती हैं, इंसान की सोचें तो कभी भी नहीं रुकती, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और इंसान जो होता है वो लगातार सोचता रहता है, सोचों में बहाव पाया जाता है जो लगातार होती हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर साइंस एंड डील विद एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज नॉट अ वैल्यू साइंस। सेकेंडली साइकोलॉजी डील विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, हेंस द टर्म कॉन्शियस इज एम्बिगुअस। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा जो क्रिटिसिज्म किया गया वो ये था कि जो टर्म है कॉन्शियस ये क्लियर नहीं है, हम कॉन्शियस किसे कहते हैं। और दूसरी तरफ साइकोलॉजी ये भी कहते थे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस को साइंस माना जाए।
تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کانشیسنس کو سائنس مان لیتے ہیں تو کانشیس جو ہوتا ہے وہ بھی نہ نظر آنے والی چیز ہے. آپ نے کہا جی کہ جہاں سے سوچیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ہم بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے سوچا جا رہا ہوتا ہے. یہ شعور کی سائنس ہے, یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے, یہ چیزوں کو جاننے میں مدد دیتی ہے. تو شعور جو ہے یہ بذات خود ایک ایسا ورڈ ہے جسے ابھی تک کلیئر نہیں سمجھا جا سکا. تو پھر اس کی جو کرٹیسزم ہوا اس کو بھی یہاں پہ ریجیکٹ کیا گیا. Here are some characters of consciousness ہے جی. It is personal. ہر بندے کا یہ شعور ہوتا ہے وہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے. It is constantly changing. یہ تو بدلتا رہتا ہے. شعور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوچیں جو ہوتی ہیں وہ with the passage of time لگاتار چینج ہوتی رہتی ہے. It is selective. یہ خاص چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. It is active. شعور جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے. انسان سویا بھی ہو تب بھی آپ کا شعور لگاتار کام کرتا رہتا ہے, یہ کبھی نہیں سوتا. تو جو تیسری ڈیفینیشن تھی سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنیس, اس کو بھی اس بیس پر ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ شعور کی جو اصطلاح ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اس کے اندر ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے اور سائنس اسی چیز کو سائنس مانتی ہے جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے جا سکیں اور شعور کے اوپر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ نہیں کیے جا سکتے. Here is this fourth definition of psychology that the psychology is the science of behavior کہ نفسیات کردار کی سائنس ہے. 1905 میں ولیم میکڈوگل نے ڈیفائن کیا سائیکالوجی از دا سائنس آف بیہیویئر کہ نفسیات کردار کی سائنس ہے. اور 1911 میں ڈبلیو بی پلسبری آلسو ڈیفائن سائیکالوجی ایز دا سائنس آف بیہیویئر. اس نے بھی کہا کہ نفسیات جو ہے وہ کردار کی سائنس ہے. پھر جے بی واٹسن جو تھے انہوں نے کہا جی کہ نفسیات کے اندر سے مائنڈ, کانشیس, یہ جو ورڈز ہیں ہمیں نکال دینا چاہیے. دے آر ناٹ اے پارٹ آف سائیکالوجی. مائنڈ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, کانشیس کی اصطلاح جو ہے وہ انکلیئر ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا. تو بیسیکلی پرپز آف سائیکالوجی وہ کیا ہے, وہ ہے جی سائنس آف بیہیویئر کہ نفسیات کردار کی سائنس ہے. نفسیات کے اندر انسانی کردار کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اسے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سٹیمولی رسپانس ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا کہ جو سٹیمولی ہوتا ہے اٹس کمنگ فرام دا انوائرمنٹ, کہ یہ ماحول سے لیا جاتا ہے. جب کوئی سٹیمولی کیا ہے, محیط ہے, جب یہ پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر رد عمل دیا جاتا ہے. پھر اس نے ایس آر سٹیمولس رسپانس کا کانسیپٹ متعارف کروایا اور پھر اس کے بعد ایس او آر سٹیمولس آرگینزم رسپانس, یعنی جب کوئی سٹیمولس پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر انسان رسپانس دیتا ہے. تو یہ ہے. اب جب یہ بات کی گئی کہ سائیکالوجی از دا سائنس آف بیہیویئر, تو بیہیویئر کو کہا گیا کہ ہاں بیہیویئر قابل مشاہدہ ہوتا ہے, بیہیویئر پر اسٹڈی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کا پرسنل ہوتا ہے, اس لیے یہ ڈیفینیشن کمپیریٹیولی باقی ڈیفینیشن سے زیادہ کلیئر تھی. اب اس کو میں ایسے ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو لوگ بیٹھے ہوں اور وہ باتیں کر رہے ہوں تو ہم ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے اور وہ بندہ بڑا برا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیہیویئر قابل مشاہدہ ہے. آپ نے ان کو بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے, ان کی بات چیت کو, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی. تو جب سائیکالوجی ایز دا سائنس آف بیہیویئر کہا گیا تو اس سے سائنس کے قریب ترین کہا گیا. کمپیریٹیولی سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول, سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ, سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنیس, یہ تینوں جو ڈیفینیشن تھی, یہ تینوں اصطلاحات تھی وہ انکلیئر تھی. کیونکہ نفسیات کے اندر اگر ہم سائنس کی بات کریں یا اوور آل سائنس کی بات کریں تو سائنس اسی چیز کو سائنس مانتی ہے جس پر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں, جو قابل مشاہدہ ہو, جو آبزرویبل ہو. تو اٹ مینس کہ بیہیویئر از آبزرویبل, بیہیویئر قابل مشاہدہ ہے. تو پھر سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن کی گئی وہ کی گئی سائیکالوجی از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر, کہ نفسیات جو ہے وہ مائنڈ اور بیہیویئر کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے. مائنڈ کیا ہے, وہاں پہ سوچیں آتی ہیں اور ایکشن آپ کے بیہیویئر پہ آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. That is why psychology, the science of mind and behavior, is more reliable, more valid definition in psychology. اور آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ psychology is a science which tries to study, جو کہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتی ہے کیا, predict, آنے والے حالات کے بارے میں پریڈکشن کرتی ہے, کنٹرول دا ہیومن بیہیویئر, اور انسانی کردار کو کنٹرول کرتی ہے.
تو سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول ریجیکٹ ہوئی, سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ ریجیکٹ ہوئی, سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنس ریجیکٹ ہوئی, اور سائیکالوجی از بیسیکلی سائنس آف بیہیویئر. اٹ از اے مور ویلڈ مور لائبل ڈیفینیشن, اور باقی سے زیادہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اور جو اس کی کنسائز ڈیفینیشن کی گئی, سائیکالوجی از اے سائنٹفک اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. تو یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ سب سے زیادہ قریب ترین تھی, ٹینجیبل تھی, ریلائبل تھی, ویلڈ تھی, اور آج بھی سائیکالوجسٹ جو ہیں اس ڈیفینیشن کو سب سے بہترین ڈیفینیشن مانتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جو آج ہمارا لیکچر تھا جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کے بارے میں تھوڑا سا, تو اس سے آپ کے جو ایشوز ہوں گے, جو آپ کے دماغ کے اندر کچھ کوئریز ہوں گی وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا اس پہ ہم لوگ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی کو ڈسکس کریں گے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ کلیئر کرے گا اور زیادہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ جی آپ تمام لوگوں کا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.